नया विषय होने की वजह से कई बार प्रश्न भी तुरंत नहीं खड़े होते वो। जी जी, मतलब समरी में आज यही कवर हुआ कि जागृत अवस्था का सिग्निफिकेंस, और यही कि ये जो बाहर की दुनिया है ये एक्सपीरियंस करने के लिए ये प्लेटफॉर्म का फंक्शनिंग होना जरूरी है। ये प्लेटफॉर्म नहीं होता जी तो हम एक्सपीरियंस नहीं करते। मतलब ये बिल्कुल। स्थूल विषय है भी है, और यही सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इच्छा यही सब एक्सपीरियंस करने के लिए उठी। जी जी बिल्कुल। बाकी प्लेटफॉर्म्स का सिग्निफिकेंस नहीं बचेगा अगर इस प्लेटफॉर्म का एग्जिस्टेंस नहीं होता तो। बिल्कुल। और चेतना भी तभी उदय होनी शुरू होती है जब, जहाँ पर भी ये ये सारी चीजें लगभग कंप्लीट जैसी होंगी तो हम्म। वहां पर ही चेतना उदय होती है, नहीं तो तब तक वहां जड़ता ही रहती है। हाँ और मेरे ख्याल है इस तरह से आज तक शायद आप लोगों में से किसी ने भी इस तरह से इन चीजों को सुना नहीं होगा कभी, या सोचा नहीं होगा, या कहीं समझा नहीं होगा जिस तरह से अब यहाँ पे ये चीजें रखी जा रही हैं आप लोगों के सामने। जी, विनीत जी कुछ पूछ रहे हैं कि चेतना की जागृति अवस्था में जो कर्म कर्म होते हैं उसके कितनी अवस्था होती है। जी मैं समझा नहीं। चेतना की जागृति अवस्था में जो कर्म होते हैं उसकी कितनी अवस्था होती है। वो तो यही बोल सकते हो कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं, इसमें तो अवस्था तो एक ही है ना भाई। हाँ। या तो आप कुछ जानना चाहते हैं, या कुछ करना चाहते हैं, या भोगना चाहते हैं। करने में बहुत सारा है, उसमें से सबका अलग अलग है। कोई ये करना चाहता है, कोई वो करना चाहता है। जैसे कोई शारीरिक कर्म करने चाहेंगे, कर्मों की आप कैटेगरी बना सकते हैं। कोई मानसिक कर्म, कोई भावनात्मक कर्म, कोई चेतनात्मक कर्म। तो इस तरह से सारे उनके प्रकार हो सकते हैं। जी। कृषि से संबंधित कर्म, वाणिज्य से संबंधित कर्म, नेतृत्व से संबंधित कर्म, प्रशासनिक। तो आप कई ढंग से इन चीजों को समझने की दृष्टि से इनके ग्रुप बना सकते हैं, इनके क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जी जी, वही वही पूछ रहे थे वो। जी ठीक है। मतलब आप देख सकते हैं कि जागृत में देख रहे हो कितना सब, सारा ज्ञान विज्ञान, सारी साइंस, सारा ये सब कुछ यही हो रहा है। देखो आप, सारी शिक्षा, सारी व्यवस्था, कितना बड़ा व्यवहार है, व्यापार है आदमी का। ये सब और वो सब पूछ बाप रहे रे। हैं, और वह कर्म का दायरा तय होता है पहले से या उसको बदला जा सकता है। हाँ, कुछ चीजें आप ऐसा देख सकते हैं कि ये आपके, जब आपका जन्म होता है तो उस समय आपको क्या कॉम्बिनेशन है, तो उस हिसाब से हो जाता है। लेकिन जब इसकी साइंस खोज ली जाएगी तो इसको बदला भी जा सकेगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन को आप चेंज कर देंगे तो बदल जाएगा। वो कॉम्बिनेशन को चेंज तो किया ही जा सकता है। तो पसंद नापसंद बदल जाती है उसमें, क्योंकि कॉम्बिनेशन के हिसाब से ही होती है। और कॉम्बिनेशन कोई स्थायी चीज नहीं है, खुद भी बदलता रहता है कई तरह से। और अपनी इच्छा पूर्वक भी बदल सकते हैं, उसके भी तरीके हैं अगर आवश्यकता पड़ती है तो। नहीं तो स्वाभाविक रूप से अगर व्यवस्था ठीक है तो आपका कोई भी कॉम्बिनेशन हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो कोई दुखदायी नहीं होता है। तो जनरली व्यवस्था अगर ठीक होगी तो कोई कॉम्बिनेशन बदलने की किसी को आवश्यकता नहीं महसूस होती। वो जो है उसी हिसाब से इच्छा करता है और उन्हीं की पूर्ति में सुख लेता है। अब वो स्वाभाविक रूप से उसके कॉम्बिनेशन बदल जाएं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वायुमंडल, इन इन सब चीजों से भी बदलता रहता है। खान पान भी बदलता रहता है। तो इससे थोड़ा बहुत वो आगे पीछे होता ही रहता है। पर अगर बड़े रूप में बदलना है तो बदला जा सकता है। छोटा मोटा जैसे बदलता ही रहता है। आप अगर धूप में ज्यादा रहो तो आपकी त्वचा का रंग थोड़ा काला पड़ जाता है, धूप में कम रहो तो सफेद होने लगता है। ये सब अंतर तो होते हैं। जी वो बोल रहे हैं मतलब कर्म स्थायी चीज नहीं है, उसका दायरा उसकी इच्छा से ही तय होता है। हाँ, उसकी इच्छा से ही तय होता है, और इच्छा कॉम्बिनेशन से तय होती है। यहाँ ऐसा फिक्सिडिटी जैसा कुछ नहीं है आपके अलावा। बस आप जब तक हो, जैसे ही आपकी भी मृत्यु हो जाती है, आप भी बुझ जाते हो, तो वो भी बात खत्म हो जाती है। तो यहाँ जो ये मूल तत्व है सारा का सारा, ये परिवर्तनशीलता उसी का गुण है। तो परिवर्तनशीलता, और अगर विश्राम में चला जाए तो अपरिवर्तनशीलता, तो ये दोनों गुण उसी के हैं। और इन्हीं दोनों गुणों के आधार से ही कोई चीज निर्मित होती है, रुकती है, चलती है। नहीं तो बहुत तेजी से बदलाव हो रहे होते अगर केवल परिवर्तनशीलता ही होती, अपरिवर्तनशीलता नहीं होती तो।
ये जो गति आप देखते हो विभिन्न प्रकार की, विभिन्न स्पीड में, ये दोनों चीजों का मिक्स है, जड़ता और चेतनता का। चेतनता माने स्पीड और जड़ता माने स्थिरता। जैसे कार जो है आप चलाते हैं तो उसमें स्पीड देने के लिए इंजन लगा रहता है और ब्रेक, उसको रोकने के लिए ब्रेक लगे रहते हैं, माने जड़ता वाली चीज भी लगी रहती है और चेतनता वाली ब्रेक रहती है। तो आप अपनी इच्छा के आधार से उसको, वो उपयोगी बन जाती है। अगर केवल रेस ही होती तो समस्या हो गई होती, वो उपयोगी नहीं बनती। केवल ब्रेक ही होता तब भी कोई मतलब नहीं था। तो जड़ और चेतन जो तत्व है, कि दोनों ये गुण हैं। तो मैं क्या कह रहा था जी, आपकी वॉइस चली गई थी, होल्ड पे आ गया था। हाँ, ये जड़ता चेतन था, ब्रेक एक्सीलरेटर। तो हाँ जी जी, तो जो ये जो मूल तत्व है, ये दोनों उसके गुण हैं, वो इच्छानुसार जड़ता और चेतनता का उपयोग करके, और ये पूरा जो विश्व ब्रह्मांड आप देख रहे हैं, ये इन्हीं दोनों प्रकार के गुणों से ये सारा सजा हुआ है। कहीं पर जड़ता ज्यादा है जहाँ जड़ता ज्यादा चाहिए, कहीं पर चेतनता ज्यादा है जहाँ चेतनता ज्यादा चाहिए, और कहीं पर दोनों दोनों है अपनी अपनी मात्रा में। लेकिन इसमें मुख्य है चेतनता, जो केंद्र है वो चेतनता है। जी प्रेमजीत जी। जी सर। सर नमस्कार। जी सर जी ये थोड़ा बता दीजिए तो अच्छा रहेगा। हम जब जगा हुआ अवस्था रहता है, जो सुख उठाते हैं जागे हुए समय, इसके कारण जो विश्राम का प्रक्रिया हमको चाहिए होता है, तो उसमें विश्राम में जाते हैं, वो जड़ अवस्था है आपने बताया। तो जड़ अवस्था जाने के लिए हमको पहले सुखी मतलब भोग अवस्था को कंप्लीट करना पड़ता है, कि भोग अवस्था के लिए जड़ अवस्था विश्राम पे जाता है? मेरा सवाल क्लियर हुआ? जी जी, हो गया। इसमें क्या है कि मुख्य अवस्था तो भोगना है ना, क्योंकि ये जो सारा आयोजन है सुखी होने के लिए है। तो आप सुखी होते होते जब थक जाते हैं तो रिवाइव होने के लिए विश्राम मुख्य अवस्था नहीं है। ऐसा नहीं है कि विश्राम में जाने यहाँ कार्यरत रहते हैं, बल्कि यहाँ जब थक जाते हैं तो यहाँ दोबारा रिफ्रेश होके आते विश्राम। जी मुख्य ये है, वो नहीं है सर। मगर जो ब्रह्मांड का जो सृष्टि का जो आपने जो संरचना बताया, उसमें कौन पहले था? मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले तो वो विश्राम में ही था, इसके बाद वो फैला सुखी होने के लिए। नहीं तो वो फैलना वाला वो सुख भोग करने के बाद विश्राम पे तो नहीं जाएगा। तो पहले उसका तो सृष्टि तो होगा एक बिंदु से, कि एक स्थिति से। तो इसके बाद जैसे जड़ पहले आया, चेतन बाद में प्रकट हुआ ब्रह्मांड में, दुनिया में, तो पहले कौन है कि विश्राम में जाने वाला, भोगने के लिए वो जगह, भोगने के बाद उसका थकान आया, वो फिर से विश्राम पे गया? वो मुर्गी आगे कि अंडा आगे, ऐसे जैसी सवाल है ये। हाँ देखो, मेरा सवाल, हाँ देखो, कोई भी इच्छा के लिए, मतलब इच्छा के लिए चेतन का होना तो पहले जरूरी है ना। अगर चेतन होगा तब ना कुछ सुखी होने की या विश्राम में जाने की इच्छा करेगा। अगर कोई होगा ही नहीं। सवाल ये भी आ रहा है कि विश्राम में नहीं रहेगा तो वो जागेगा कैसे? नहीं, विश्राम में अगर विश्राम पहली अवस्था होती तो जागता कौन? तब तो सर वहाँ तो कोई होता ही नहीं ना जागने के लिए, माने प्रक्रिया ही शुरू नहीं होती। हाँ, तो सर पीछे जाके जब देखेंगे तो ब्रह्मांड के सृष्टि के पहले वो फैला हुआ था, बाद में सिकुड़ गया, फिर हो जाएगा। नहीं, वो देखो, नहीं, वो तो आप गलत सवाल पूछ रहे हैं। फैला हुआ होना मतलब नहीं, ये चेतन की अवस्थाओं की बात कर रहे हैं हम, विश्व की अवस्थाओं की बात नहीं कर रहे। छोटा करके सर, छोटा करके जीवन में देखेगा तो हम पैदा होते हैं, इसके बाद भोग करते हैं, विश्राम, थक जाता है तो विश्राम करते हैं, फिर से दिन में जाग जाता है, फिर से भोगते हैं। जो प्रक्रिया है तीनों, कर्म में, ज्ञान में, और कुछ क्या जो है जानने में, भोगने में और करने में। हाँ, वो तो हो गया। इसके बाद विश्राम में भी एक सुख है, आप बताया।
अभी हाँ, अभी इसी को हाँ, विश्राम का भी सुख है। विश्राम का सुख तभी है जब आप थक जाते हैं, नहीं तो ऐसा कोई जी सुख नहीं है। बिना थके विश्राम में कोई ऐसा सुख नहीं है। तो जी और जो आप सवाल पूछ रहे हैं वो आगे आएगा, वो आगे आएगा। अभी पहले ये जो चेतना की अवस्था है और क्यों कर ही रखी है, इसको समझो। जब आप इन तीनों चारों अवस्थाओं को समझने लगोगे तो फिर उस अवस्था को समझना आपको आसान हो जाएगा। जो आप ब्रह्म ज्ञान की अवस्था की बात कर रहे हैं। जी 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 जी। तो पहले पहले तो ब्रह्मांड सृष्टि हुआ, वो सिकड़ने के बाद, विश्राम के बाद, वो भोगने के लिए। अभी हाँ, चेतन वहां मत जाओ। चेतन उसमें। हाँ, अभी वहां मत जाओ, अभी अपने पर रहो। जी जी जी। आप किस लिए उठते हो, किस लिए सोते हो, उसको देखो। अभी आत्मज्ञान की बात हो रही है। पहले आत्मज्ञान को समझो। जब आत्मज्ञान को समझने लगोगे फिर ब्रह्म ज्ञान आपको आसानी से समझ में आएगा। तो अभी इसके बाद जी मैं बिल्कुल सवाल जवाब भी दे दूंगा मगर पकड़ नहीं पाओगे। ठीक है, जी आत्मज्ञान बिल्कुल में ब्रह्म ज्ञान में थोड़ा अंतर रहता है। म्यूट कर दीजिए प्रश्न। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान वाली मूल अवस्था है और ये जो मनुष्य है ये मूल अवस्था नहीं है ना। ये तो यहाँ ब्रह्मांड में हम एक हिस्सा है। तो मूल अवस्था में और इस अवस्था में कुछ एक अंतर होंगे। कई सारी चीजें एक जैसी होंगी मगर कुछ एक अंतर होंगे। लेकिन वो अंतर आपको तब समझ में आएंगे, तब पहले इसको समझ लोगे कि ये क्या है, आत्मा क्या है। इसकी जब ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ जो दूसरी अलग अलग चीजें हैं थोड़ी सी, वो वहाँ क्यों है वैसी। तो पहले इसको समझो। जी जी बिल्कुल। थैंक यू सर। जी जी ठीक। जी और कोई प्रश्न? जी जी। तब तक विनीत जी का प्रश्न ले लेते हैं। वो बोल रहे हैं कि क्या कभी सारी चेतना को एक ही दिशा में हम आंदोलित कर सकते हैं? सारी चेतना एक मूल से तो एक ही दिशा में आंदोलित है, सुख की तरफ ही आंदोलित है। लेकिन यहाँ अगर आप पूछ रहे हो जागृत में व्यवस्था के उद्देश्य से, तो वो नॉलेज से ही होता है। और नॉलेज में जो मूल है वो व्यवस्था है। तो हम लोग जिस व्यवस्था की बात कर रहे हैं, संपूर्ण समाधान वाली व्यवस्था की, तो जैसे ही वो व्यवस्था आ जाती है तो सब लोग आपको उसी तरफ गति करते हुए दिखाई देंगे। गति अब भी उसी तरफ कर रहे हैं। वो तो अपने से तो सुख की तरफ ही गति कर रहे हैं, लेकिन उनको उपाय नहीं है, उनको साधन मौजूद नहीं है। तो इसलिए वो ऐसे साधनों के द्वारा उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे समस्या खड़ी होती है। तो इतनी तो व्यवस्था में इतना भारी अंतर है कि जो उनको भी ऐसे साधन मिल जाए सबको, कि जिसमें उन्हें ऐसे साधनों का उपयोग करने के लिए मजबूर ना होना पड़े जिनसे समस्याएं खड़ी होती है। और वो तो वो चाहते ही हैं, सब सीधा और सरल माध्यम ही चाहते हैं, सब सीधा और सरल ही साधन चाहते हैं। लेकिन अब जिनको नहीं मिलता तो उनकी मजबूरी है। तो अगर सबको मिल जाए तो सब एक ही जैसे गति करते हुए भी आपको दिखेंगे। गति अभी भी सबकी दिशा अभी भी एक ही है। वो दिशा कभी नहीं बदलती, क्योंकि चेतना सुख के अलावा और कोई इच्छा कर नहीं सकती। इसीलिए उसका ये स्वभाव बोलते हैं कि जो सुख है वो स्वभाव है चेतना का, माने इसको नहीं बदला जा सकता। ये फैक्ट है। जी जी, वो बोल रहे हैं कि बराबर, मतलब अभी वो व्यक्तिगत रूप से कर रहे हैं, यह व्यवस्था आने से यह सामूहिक रूप से होगा। जी जी बिल्कुल। क्योंकि अभी उनकी सामाजिक व्यवस्था तो नहीं कर रखी ना सरकार ने। जिनको सरकारी जॉब दे रखी है उन लोगों के अलावा बाकी तो उनका उनके ऊपर छोड़ रखा है। एक संविधान बना के दे दिया भाई, इसके दायरे में आप करो, लेकिन क्या करना है आप जानो। सरकार नहीं उसमें वो अपनी जिम्मेवारी ले रही है। और व्यवस्था लोगों के हिसाब से बनाई नहीं है, और सबको मिल जाए ऐसी नहीं बनाई है। वो आप देख ही रहे हैं, वो आप समझ ही रहे हैं। तो इसलिए अब जिस जिस आदमी को जैसे फिट हो रहा है वो वैसे करने की कोशिश कर रहा है। सरकार चाह रही है कि ये जिम्मेवारी वो खुद उठाए, कि उसके किसी कार्य से किसी को कोई परेशानी ना हो, कुछ ना हो। लेकिन भाई उसको जो परेशानी हो रही है उसका क्या। और क्योंकि जब पूरा सब सामाजिक हिस्सा है, एक आदमी कैसे समझेगा कि उसके क्या करने से कहाँ क्या फर्क पड़ेगा, जबकि आप एजुकेशन भी नहीं दे रहे हैं उसको, एजुकेशन की व्यवस्था भी नहीं है। तो उससे ये जिम्मेवारी की इच्छा करना है तो अपने आप में ये ज्यादा हो जाता है ना, कि आप आदमी को शिक्षा अभी मुहैया नहीं करा रहे पूरी तरह से, और फिर आप उससे आशा भी कर रहे हैं कि वो आपके हिसाब से जिए। तो ये तो गड़बड़ है। जी राहुल चौहान जी। ये ऐसे हो गया जैसे किसी बच्चे से अपेक्षा करना कि वो बड़ों की तरह जिए या बुद्धिमानों की तरह जिए, समझदारी से जिए। ऐसी ऐसी बात हो जाती है। जी जी राहुल चौहान जी प्रश्न कर रहे हैं,
चेतना जागृत अवस्था में भोग, कर्म और ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करती है। यही प्रक्रिया जी सभी लोगों में होती है, लेकिन किसी में ज्यादा या कम होती है, ऐसा क्यों? ये तो नहीं नहीं, ज्यादा कम नहीं होती है। विभिन्न लेवल है ना इसमें, ज्यादा और कम का मतलब नहीं। जैसी इच्छा होती है, जैसे किसी को खरबूजा खाने की इच्छा होती है और किसी को तरबूजा खाने की इच्छा होती है और किसी को खजूर खाने की इच्छा होती है। इसमें कम और ज्यादा का मतलब थोड़ी है। ये तो आप आज के हिसाब से देख रहे हैं ना। जब आप लगा रहे हैं कि जैसे कि कोई सोने की इच्छा कर रहा है, कोई हीरे की इच्छा कर रहा है, तो इसको आप ज्यादा समझ रहे हैं क्योंकि वो महंगा है। वस्तु के हिसाब से देखिए ना। नहीं सर, सर ये संदर्भ में जानना चाह रहा है। मेरे जैसे मुझे मालूम चल रहा है जैसे कि कोई सुख के लिए कोई गलत काम करके वो छीन झपट ऐसे करता है और कोई करता नहीं। इसके बारे में उसमें तो शायद कुछ तो उसमें तो क्षमता नहीं है ना। हाँ, इच्छा पूरी करने के लिए क्षमता नहीं है, या वो जैसे पुलिस से भय खा लेता है, डर जाता है, तो उस वजह से वो कर नहीं पाता। ऐसा थोड़ी कि करना नहीं चाहता, कर नहीं पाता। दूसरा, कई बार कोशिश भी करते पर पकड़े जाते, नहीं कर पाते, तो फिर भय भी खड़ा होता है ना। अब कोई उस भय को ना पार कर पाए, तो ये कई सारे वेरिएशन होते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि वो नहीं करते हैं, क्योंकि जब 10% लोगों के पास है तो चोर भी कितने उसमें सफल होंगे। जैसे आज की व्यवस्था में 10% लोग पैसा इकट्ठा करने में सफल हो जा रहे हैं, तो अगर सारे लोग चोरी भी करने में लग जाएं और इसमें ही कंपटीशन चल जाए, तो इसमें भी तो 10% ही सफल होंगे ना, बाकी तो असफल ही हो जाएंगे। क्योंकि 10% के कितने लोग चोरी करेंगे आखिर। पहला आदमी चोरी करके लेगा, दूसरा गया, पता चला कुछ है ही नहीं, वहाँ छोड़ा ही नहीं कुछ, वो खाली लौट के आएगा। चोरी करने गया भी, मेहनत भी करी, कुछ मिलेगा भी नहीं, वापस आ जाएगा। तो उसकी अलग अलग वजह हैं कई सारी। तो कोई डर जाता है, किसी में उस प्रकार की क्षमता नहीं पाता वो अपने अंदर, कई सारे छोटे छोटे कारण हैं। उन सब से ये डाइवर्सिटी आती है। तो जैसे ज्ञान में डाइवर्सिटी है, वैसे कर्म में डाइवर्सिटी है, क्षमताओं में डाइवर्सिटी है। इस डाइवर्सिटी से ये विभिन्नता जो आप देखते हो कि कोई तो प्रयास कर जाता है, कोई नहीं करता है, उस वजह से ऐसा होता है। नहीं तो आप अगर व्यवस्था ठीक कर देंगे तो सब बस उन्हें जो जो इच्छा हो रही होगी वो करके अपना वो उसको जान रहे होंगे, कर रहे होंगे, भोग रहे होंगे। सिंपल। किसी को शारीरिक इच्छाएं ज्यादा होंगी, किसी को मानसिक इच्छाएं ज्यादा होंगी, किसी को भावनात्मक इच्छाएं ज्यादा होंगी, किसी को चेतनात्मक इच्छाएं। लेकिन वो तो क्लासिफिकेशन है चीजें समझने के लिए। बाकी तो सब तो वस्तुएं ही होती हैं। सब तो जो जिस स्तर पर होगा उसकी उसी प्रकार की इच्छाएं होंगी, उसी प्रकार के सुख पाने की इच्छाएं होंगी, उसी प्रकार के कार्य में वो संलग्न होना चाहेगा, उसी प्रकार के ज्ञान पाना चाहेगा, उसी प्रकार के भोग भी पाना चाहेगा। कुछ एक कॉमन चीजें हैं, वो सबको ही होती हैं। जी, अर्थात कोई भोगी ज्यादा है तो कोई कम करता है, कोई ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास ज्यादा करता है और कोई कम करता है। हाँ, वो तो है ही, क्योंकि भाई 24 घंटे में 8 घंटे तो आप सो ही जाते हैं। अब जो आपको 16 घंटे बचते हैं, तो अगर उसमें आप कोई रिसर्चर लेवल का आदमी है तो वो रिसर्च का सुख ज्यादा भोगेगा, दूसरी चीजें उसके लिए गौण हो जाएंगी। अब टाइम तो उतना ही है ना, वो उतने टाइम में एक चीज में ज्यादा टाइम लगाएगा तो बाकी चीजें तो कम हो ही जाएंगी उसकी। परेश जी पूछ रहे हैं, मूल चेतना को सिरोही जी के माध्यम से सही ज्ञान और व्यवस्था के लिए इतने लाखों करोड़ों साल क्यों लग गए? हाँ भाई, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। जी जी जी, ये भी जो है सब सामूहिकता का रहता है। हर एक चेतना के लेवल पर ही कोई चीजें उतनी देखने में आती हैं, समझने में आती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर चेतना में कमी रहती है तो वो उस हिसाब से प्रोसेस नहीं कर पाती चीजें, उस हिसाब से नहीं उतनी गहराई में देख पाती, उस हिसाब से नहीं डिस्कवर कर पाते, नहीं रिसर्च कर पाते। और वो पहले की गलतियां भी कंटिन्यू रहती हैं जब तक उन्हें कोई करेक्ट नहीं करता है, उन्हें उतना समझ नहीं लेता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी कोई प्रशंसा है, मैं कोई विशेष आदमी हूँ, कुछ हूँ। बस ऐसा करके समझो कि मेरे जैसे अभी भी बहुत सारे लोग होंगे, पर उन्हें वैसी स्थिति परिस्थिति और वो सब नहीं मिला होगा। कोई भी एक चीज उनके लिए बाहर बदल गई होगी तो उसका परिणाम पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। संयोग से मेरे बारे में ये सब चीजें सेट हो गई तो मैं इस स्थिति तक पहुंच गया। तो ये चेतना का लेवल ही है। अब आज से 10,000 साल पहले जो लोगों की चेतना थी, उस चेतना में तो ये सारी समझ और ये सब नहीं आ सकता था, क्योंकि बुद्धि धीरे धीरे ही बढ़ती है। जो डार्विन का जो सिद्धांत है विकास, तो बुद्धि का भी विकास होता है ना। तो विकासवाद जो है, तो बुद्धि में भी तो कॉम्प्लेक्सिटी आती है, विकास आता है धीरे धीरे।
वो जितनी कॉम्प्लेक्स होती जाती है तो उतनी कॉम्प्लेक्स उसमें क्षमता भी बढ़ती जाती है उतनी कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए। तो अब ये एक सूटेबल मेरा जो कॉम्बिनेशन है, मेरी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, ये एक सूटेबल है इतना सब समझने के लिए जो मैं समझ गया हूँ। अभी और भी जो आगे खोज करनी है वो सब करनी है, उसके लिए अभी और भी कॉम्प्लेक्सिटी की होगी, तो अभी आने वाली पीढ़ियों में वैसी कॉम्प्लेक्सिटी वाली संरचना पैदा होगी और वो उन्हें उतनी आसानी से देख पाएंगे जितनी आसानी से मैं अब ये चीजें देख पा रहा हूँ। तो इस तरह से अभी चीजें आगे आगे गति करेंगी। बस ये विकास क्रम ही है, इसमें इसका और कोई ऐसा जवाब नहीं है, ये विकास क्रम ही है। इसमें ऐसा करके नहीं है कि पुराने लोगों की कोई कमी थी और मेरी कोई इसमें कोई प्रशंसा की बात है। बस ये लेवल ही है, ऐसा ही है जैसे कोई हल्का आदमी 10 किलो वजन उतने ही आसानी से उठाता है जितना कोई पहलवान 100 किलो वजन उतनी ही आसानी से उठा लेता है। तो बस उसके शरीर का विकास है, उसके शरीर की स्ट्रेंथ का विकास है, ताकत का विकास है। तो ये होते जाता है होते जाता है होते जाता है। और अच्छी व्यवस्था हो तो ये बहुत जोरों से होता है। तो अब जब ये व्यवस्था हो जाएगी तो बहुत तेजी से बौद्धिक विकास बढ़ेगा, दूसरे विकास बढ़ेंगे बहुत तेजी से, जो अब पीछे और बहुत स्लो बढ़े थे। तो शुरू में बहुत धीमे धीमे विकास होता है, फिर जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो आगे इसकी गति भी बढ़ती जाती है। जैसे आज से 50 साल 100 साल पहले अगर कोई बात हमें पूरे भारत में या पूरी दुनिया में फैलानी हो तो बहुत साल लगते थे, लेकिन आज ऐसी अवस्था में है कि भाई एक ही रात में फैला सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। जी, विनीत जी पूछ रहे हैं, सर अगर किसी की इच्छा पूरी नहीं होती या वह इच्छा ऐसी है कि वह इम्पॉसिबल है कोई भी व्यवस्था में, तो उस वक्त वह चेतना क्या करके उस इच्छा का सुख भोगने का प्रयास करेगी? हाँ, वो उसको खोजने का प्रयास करेगी ना। अगर है ही नहीं अभी, उसका मतलब है कि उसमें अभी रिसर्च ही नहीं हुई है। तो और ये सवाल भी उसी को उठेगा, उनको उठेगा भी नहीं। तो जो पहले कोई रिसर्च करेगा वो पहले रिसर्च करेगा, फिर उसका ज्ञान होगा, फिर उसकी उपयोगिता होगी, माने उसकी टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह वो उपयोगी प्रोडक्ट होने तक आएगी और तब लोग उसका लाभ लेंगे। जब तक नहीं है तब तक वेट ही कर सकते हैं, और तो कुछ नहीं है। जैसे जब तक आग का आविष्कार नहीं हुआ तब तक वेट ही किया लोगों ने, कोई दूसरा उपाय तो है नहीं। जी, प्रीति जी पूछ रही हैं, इच्छा करने के लिए शरीर माध्यम बनता है, तो जब पहली बार एक से जी जी तो जब पहली बार एक से अनेक की इच्छा हुई होगी तो क्या पंच तत्व का कोई फॉर्म रहा होगा? हाँ हाँ, वो रहता है ना, उसी को तो ब्रह्म बोल रहे हैं, वही है। ब्रह्मांड का जो बीज है ब्रह्म, उसमें भी ये पांचों चीजें हैं, लेकिन वो उस अवस्था में रहती है। उसका ऐसा करके नहीं है कि उसकी ऐसी बॉडी है जैसे हमारी आपकी है, पर फॉर्म थोड़ी सी अलग टाइप की रहती है, मगर फंक्शनैलिटी यही रहती है। जैसे अभी जानवर की फॉर्म अलग है मगर फंक्शनैलिटी तो यही है ना उसमें भी। आदमी की फॉर्म अलग है, उसकी फॉर्म अलग है, मगर फंक्शनैलिटी तो एक ही जैसी है। राहुल चौहान जी कुछ एक चीजें बदलेंगी तो वो जब उसका विषय आएगा उस समय आप समझोगे। पहले अभी व्यक्ति को ही समझने की कोशिश करो, खुद को, इन चीजों को अपने अंदर देखने समझने की कोशिश करो, अपने अंदर, अपने आसपास, चारों तरफ, अपनी मेमोरी जो भी है आज तक की अब तक की, उसका सारा उपयोग करो। तो ये चीजें आपको कंफर्म होती जाएंगी, और ये जितना आप समझ जाओगे तो वो ब्रह्म वाली अवस्था को समझने में उतना आपको हेल्प मिलेगी। राहुल चौहान जी बोल रहे हैं, अक्सर शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद ही चेतना ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करती है? क्वेश्चन मार्क। हाँ, वो तो है ही है। अगर वैसे वैसे अगर ज्ञान प्राप्त चाहत बढ़ती गई। नहीं नहीं, वो ये तो लेवल से होता है। मतलब मैंने बताया कि जो विभिन्न कॉम्बिनेशन की सब चीजें पैदा होती हैं, एक ही जैसा तो पैदा नहीं होता, जो सब एक जैसा टू कॉपी बनते तो नहीं जाता। तो उसमें अलग अलग प्रकार के कॉम्बिनेशन बनते हैं। कुछ कॉम्बिनेशन है जो ज्ञान ओरिएंटेड ज्यादा होते हैं, कुछ कॉम्बिनेशन है जो कर्म ओरिएंटेड होते हैं, कुछ कॉम्बिनेशन है आदमी के जो भोग ओरिएंटेड होते हैं। तो वो ओरिएंटेशन रहता है। तो जिनका ज्ञान ओरिएंटेशन रहता है वो भूखे भी रहेंगे, दुखी भी रहेंगे, तब भी ज्ञान की खोज में वो मुख्य रूप से रहेंगे। जितना भी उन्हें समय मिलेगा, जितना वो मिलेगा, वो सब करेंगे। थोड़ा एक मैटर है, आज का बंद करें, कॉल आ रही है एक्चुअली मुझे। जी जी ठीक है। हाँ, तो आज वैसे भी समय हो गया, इसको कल कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है? जी जी ठीक है। तब तक आप लोग बात करते रहो, कर रहे हो। उचित वाला को दंड नहीं मिलता तो फिर इसमें व्यवस्था सुधारने का तो कोई प्रश्न नहीं उठा ना। फिर तो दंड विधान की बात आएगी। अगर कर्म को आप इस प्रकार डिवाइड करेंगे कि उचित और अनुचित, जैसा कि कर ही रखा है शास्त्रों में अभी तक कि ये उचित है, ये अनुचित है, अनुचित के लिए दंड प्रक्रिया है,
तो फिर व्यवस्था उस आधार से बन जाएगी ना, उसमें आप दंड रखोगे। जी मैं कह रहा था कि अगर उचित और अनुचित के आधार पर इसका डिवीजन करेंगे तो ये आदमी पर चला जाएगा। उचित अनुचित तो आदमी करता है ना, तो फिर ये आदमी पर चला जाएगा और फिर आपको व्यवस्था में जो उचित अनुचित आदमी करता है वो व्यवस्था के हिसाब से करता है। व्यवस्था सही हो जाएगी तो नहीं करेगा। हाँ तो बस, तो फिर तो इसका मतलब है कि उस कर्म का जो उदय होता है, जो एक आप बता रहे हो अनुचित, वो खराब व्यवस्था के कारण होता है, ना कि आदमी के कारण होता है। तो आदमी के कारण वो क्लासिफिकेशन नहीं है। वो तो आपको बताना ही पड़ेगा ना कि कर्म दो प्रकार का होता है, एक उचित होता है, एक अनुचित ना। हम तो बता रहे हैं कि कर्म एक ही प्रकार का होता है और वो होता है सबको सुखी करने के लिए, उसी को कर्म कहते भी हैं। जैसे मैं आपके पेट में आके ना, आप बता रहे हो उचित होता है, इसको कर्म नहीं बोलते है ना। मैं आके सुनो, मैं आके आपके पेट में चाकू मार दूं, इसको कर्म नहीं कहते ना। क्यों? ये अनुचित कर्म हो गया ना। कर्म क्यों नहीं है? मार देना तो कर्म ही है। अरे सर, ये कर्म ही नहीं है ना। अगर आप संस्कृत भाषा में जाएंगे इसको कर्म नहीं कहा जाता। फिर इसको क्या कहा जाएगा? कर्म का आपराधिक प्रक्रिया। आपराधिक, आपने कुछ आज की भाषा में इसको आपराधिक प्रक्रिया बोलते हैं बस। अरे भाई, आपराधिक प्रक्रिया होगी। आपने आपने आपराधिक कर दिया, आपने ऐसा कुछ कर दिया जो लोग आपको इजाजत नहीं देता। हाँ तो भाई वो आज की परिभाषा है ना, हम तो आज की परिभाषा नहीं ले रहे ना। नहीं तो फिर भी आपको ये तो बताना पड़ेगा कि कर्म दो प्रकार के होते हैं। नहीं, हमको क्यों बताना पड़ेगा कि कर्म दो प्रकार के होते हैं? नहीं, हमको क्यों बताना पड़ेगा कि कर्म दो प्रकार के होते हैं? सही हो तो दो कर्म होगा, एक उचित होगा, एक अनुचित होगा। नहीं, इसमें आप ऐसा थोड़ी बोलते हो कि स्वास्थ्य दो टाइप के होते हैं, एक बीमार और एक हेल्दी। आप ऐसा तो नहीं बोलते ना कि स्वास्थ्य दो टाइप के होते हैं। क्यों? स्वस्थ दो टाइप के नहीं होते हैं। जो स्वस्थ होता है स्वस्थ होता है ना। हाँ, तो जो बीमार है बीमार। अरे सर, हम तो स्वस्थ के हिसाब से बता रहे हैं ना। जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो अस्वस्थ के हिसाब से बताएगा, वो आपको बताएगा कि आपकी ये अस्वस्थता चल रही है, पर इसको प्रकार थोड़ी बोल देंगे। नहीं, जैसे आदमी को जब बोलोगे कि बीमारी कौन कौन सी है तो उसमें प्रकार ढूंढा जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, रंग कितने प्रकार के होते हैं उसमें? अच्छे रंग और बुरे रंग ऐसे करके होते हैं? अच्छे रंग बुरे रंग नहीं होते। रंग जो है कई प्रकार के होते हैं जो डिफाइन किए हुए हैं। हाँ तो ऐसे ही कर्म कई प्रकार के होते हैं, अच्छे कर्म और बुरे कर्म नहीं होते। इसीलिए तो बता रहा हूँ ना, वो जो आप बता रहे हो वो कर्मों का प्रकार नहीं है। हाँ, जैसे रंगों का प्रकार, कितने प्रकार के रंग होते हैं भाई? ऐसे होते हैं। उसमें ऐसा नहीं होता कि दो प्रकार के रंग होते हैं जी, एक अच्छे रंग होते हैं, एक उचित रंग होते हैं और एक अनुचित रंग होते हैं। हेलो, जैसे आप बोल रहे हो कि रंगों के प्रकार नहीं होते हैं, मेन जो है आपके 7 रंग है, फिर मिला के कई रंग बनते हैं। हाँ, तो उसमें भी ऐसे आदमी कितने प्रकार? सुनो, अब फिर ऐसे जो है अनुचित होते हैं। अनुचित में भी कई प्रकार के होते हैं, उचित में भी कई प्रकार। हाँ मुझे बताओ, अनुचित कौन सा रंग है और उसमें कितने प्रकार के रंग है? बताओ जरा, कौन सा रंग अनुचित है? अनुचित की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले सुनो मेरी बात। हाँ बताओ। जैसे आप बोल रहे हो कि रंग कई प्रकार के होते हैं, तो कई प्रकार, कुछ रंग ऐसे हो जाते हैं उनको नहीं मिलता है तो कुछ रंगों को मिला के उनका प्रकार बनाया जाता है। हाँ तो भाई जितने को भी बनाया जाता है तो आपने एक उनको क्लासिफाई कर दिया, प्रकार में कर दिया ना। तो उसमें क्या उचित अनुचित होते हैं क्या? जैसे 4 प्रकार के आदमी हम लोग बोल रहे हैं, तो 4 प्रकार के आदमी में क्या उचित और अनुचित होते हैं कि 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक उचित होते हैं एक अनुचित होते हैं, ऐसे करके होता है क्या? कर्म की बात कर रहा हूँ, कर्मों की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ तो कर्म भी कैसे उचित अनुचित होगा? कर्म होगा बस। कर्म होगा, लेकिन जो कर्म व्यवस्था के अनुरूप होगा वो उचित है। अब आप जो व्यवस्था देने आ रहे हो, अगर उस व्यवस्था के अनुरूप काम नहीं करेगा सुख सुविधा लेने के बाद भी, तो क्या कहोगे भाई? ये सवाल आप पूछिए कि नहीं करेगा तो क्या कहोगे, ये सवाल आप पूछिए। लेकिन उसको हम अनुचित नहीं कहेंगे उसके। हाँ तो उसके लिए लिखा हुआ है कि व्यवस्था में चेक किया जाए कि कहाँ प्रॉब्लम है, बस। किताब में लिखा हुआ है ना, अगर आपने संपूर्ण समाधान किताब पढ़ी है तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई आदमी ऐसा कुछ करता है जिससे दूसरों को दुख पैदा हो रहा है तो आदमी को चेक करने के पहले व्यवस्था को चेक किया जाए कि कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। भाई जैसे 25 प्रकार के पेड़ होते हैं, मान लिया कि जो वो है बरगद है, वो
25 प्रकार के होते हैं। तो अब इसमें कोई उचित और अनुचित बरगद होते हैं क्या? नहीं नहीं, प्रकार का मतलब रहता है वनस्पति जितने प्रकार के होते हैं उतने प्रकार के ही जीव जंतु भी होते हैं, क्योंकि एक दूसरे के हाँ पैरेलल हैं। हाँ, तो वही बता रहा हूँ, ऐसे ही करके कर्म भी है कि आप जो कर्म करते हैं, माने मनुष्य को जो कर्म करता है वो क्यों करता है और उस पूर्ति के लिए कितने प्रकार के कर्म होते हैं, बस। ये उचित अनुचित तो बाद का है ना, ये तो अलग वाली बात है, इसके लिए प्रकार से कोई मतलब नहीं ना इसका। अगर ऐसे बताने जाओगे तो जन्म से लेकर मृत्यु तक तो सारे कर्म ही हैं, हाँ, उसी तो में वो ही सारे तो कर्म है और उनके नहीं उनके अपने प्रकार है ना, कि ज्ञान के तो लिए प्रकार आप कुछ कर। प्रकार के थोड़े हाँ, तो व्यवस्था बस चलेगी। तो इसमें उचित अनुचित का तो कोई मतलब नहीं है ना भाई। अरे उचित भाई, अनुचित का कोई ऐसे मतलब देखो, कोई गलत तरीके से भी सुख प्राप्त कर रहा है, कोई सही तरीके से भी सुख प्राप्त कर रहा है, ऐसा तो है नहीं। हाँ, तो फिर वो हो गया ना कि भाई वो गलत तरीका इस्तेमाल कर रहा है, बस। तो उसका गलत कर्म हुआ ना, या तो आप वहाँ पे दोष अरे दोगे व्यवस्था खराब है, या तो अरे हाँ, तो हम बोलेंगे ना कि व्यवस्था की वजह से कर रहा है, वो नहीं गलत कर रहा है, व्यवस्था के कारण ऐसा करने के लिए मजबूर है वो। हाँ, लेकिन कर्म तो उसका गलत है ना, या तो व्यवस्था गलत है या तो नहीं, कर्म गलत अरे है। फिर वही बात है, अगर आप बोलोगे उसका कर्म गलत है, इसका मतलब है कि वो जिम्मेवार है, व्यवस्था नहीं। नहीं नहीं, इसका मतलब ये होता है। आप उसका उसका वो तब जिम्मेदार है जब व्यवस्था सही है, उसके बाद गलत कर्म कर रहा है, हाँ, तो ये तो तब व्यवस्था वो के कारण जिम्मेदार वो होगा। ऐसा कर्म करने को मजबूर है, नहीं, तो इसका जो मतलब जो जो नहीं है। जो व्यक्ति व्यवस्था ठीक होने के उपरांत गलत कर्म करता है, तब उसके ऊपर जिम्मेदारी जाएगी, उसके पहले नहीं जाएगी। क्या बात कर रहे हो? मतलब अगर आज कोई बेरोजगार है और वो जुर्म करे तो उसके ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं जाएगी, ऐसा है? नहीं नहीं, उसके ऊपर जिम्मेदारी व्यवस्था के ऊपर है ना, व्यवस्था सही कौन है सी उसके व्यवस्था के बाद ऊपर गलत जिम्मेवार? करेंगे तब उसके। क्यों? हेलो, जब हाँ मैं बोल रहा हूँ कि जब आप कोई ऐसी व्यवस्था हाँ दोगे, सब कुछ ठीक ठाक हाँ, है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद भी गलत कर्म सर्विस कर जब रहा है। हाँ तो जब अरे फिर वही बात है, हम तो बोल ही नहीं रहे ना कि करेगा, तो फिर हम क्यों बोलेंगे कि अनुचित और उचित, जब एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो हम क्यों बोले वो बात? भाई हमसे वो बात क्यों बुलवा रहे हो जो है नहीं उसमें, जो वहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी? वो क्यों बुलवा रहे हो कि हम वो बात बोलें लोगों को जा के बार बार खड़का खड़का के, जबकि जबकि उसका अर्थ ही गलत जा रहा है। नहीं, उसका अर्थ सीधा अर्थ सीधा गलत जाएगा जा कि रहा है दो वो मैं नहीं प्रकार बोल रहा हूँ। एक, एक उचित मैं और एक ये बोल अनुचित। रहा हूँ हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि हम्म। कर्म जो है सारे सही नहीं होते हैं, भैया कर्म वही कर्म सही होते हैं। सही ही होते हैं, अगर आपकी व्यवस्था ठीक है तो सारे कर्म सही ही होते हैं, खराब कर्म हाँ, अब वही होते वही ही चीज नहीं। तो अगले स्टेटमेंट में मैं वही बोलना चाह रहा तो हूँ कि जो कर्म पहले व्यवस्था के अनुरूप होते हैं, हाँ जो कर्म नहीं, जो व्यवस्था के कर्म अनुरूप होते हैं। नहीं, आपकी परिभाषा गलत है ना। जो कर्म मनुष्य के स्वभाव के अनुकूल होते हैं उनको उचित बोलो, व्यवस्था के जो अनुकूल नहीं। मनुष्य अपने अपने स्वभाव के अनुकूल तो कर ही रहा है, जब व्यवस्था उसके अनुकूल नहीं है तो वो क्या करे? तो तभी तो हम कह रहे हैं कि व्यवस्था में प्रॉब्लम है, व्यवस्था नहीं ठीक नहीं, करो, आप आदमी को ठीक यहाँ करने की आपका बात मत स्टेटमेंट गलत सोचो। हो गया, यहाँ आपका नहीं, कैसे स्टेटमेंट गलत गलत हो गया। कैसे आप बोल गलत हो रहे हो कि जाएगा? जो मनुष्य सुखी यहाँ करने यहाँ नहीं, यहाँ आप बोल रहे हो कि जो मनुष्य अपने स्वभाव के अनुकूल कर्म करता है, तो हर आदमी तो यहाँ अपने स्वभाव के अनुकूल कर्म कर रहा है। हाँ तो फिर तो इसीलिए तो हम उसको दोष नहीं दे रहे ना, इसीलिए तो हम नहीं कह रहे कि अनुचित कर रहा है वो कुछ। आपकी परिभाषा, क्यों? आप परिभाषा दे रहे हो कि व्यवस्था के, अगर व्यवस्था के विपरीत कर रहा है तो अनुचित होगा। हम आप तो ये परिभाषा व्यवस्था पर डाल दे रहे हो ना, हाँ, हम तो नहीं डाल रहे। हम तो व्यवस्था पे डाल रहे ऐसे हैं। में व्यवस्था एक ठीक। और दिक्कत हाँ आएगी, क्योंकि व्यवस्था के अनुकूल कर्म भी गलत रिजल्ट दे रहा है, जबकि आप उसको कर्म बोलोगे, और जबकि रिजल्ट वो गलत ही दे रहा होगा। बिल्कुल, अगर व्यवस्था आपने के सच अनुकूल बोला। कर्म नहीं हो रहा है, रिजल्ट गलत आ रहा है, व्यवस्था खराब है। अरे हाँ ना, फिर तो इसका मतलब हर फिर बात कैसे हो गया? घूम फिर के व्यवस्था पे ही जा रही है ना, आदमी पे तो जा ही नहीं रही, नहीं वरना कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हो जाएगा ना कि नहीं नहीं कैसे नहीं, माप रहे हो। सुनिए, आपके बच्चे ने आपको आगे सच बोला कोई चीज और आपने उसके कान पे रख दिया। अब आप बताइए कि उसने उचित कर्म किया या अनुचित कर्म किया? और अगर आपके उचित बच्चे किया ने तो उसके सच कान बोला, पे क्यों उसने लगा आके? उचित कर्म किया। तो कान पे क्यों लगा फिर उसके? नहीं नहीं, कान में लगा तो उसमें व्यवस्था खराब है। फिर वही बात है। तो अब फिर उचित, इस बात को उचित कर्म कैसे बोल रहे हो जिसका परिणाम खराब आ रहा है?
अरे उसका भाई आधार उसने कैसे तो उचित उचित हुआ? ही बोला, वो तो व्यवस्था की कैसे वजह से आपने लगाया। अरे फिर वही बात है, इसका निर्धारण कैसे करोगे? कसौटी क्या है आपके पास उचित और अनुचित की? आप ही ने तो बोला कसौटी उसने उचित बोला, आप ही ने तो नहीं, बोला उसने उचित मैं बोला। मैंने नहीं बोला, मैं तो सवाल किया आपसे कि इसको उचित कर्म बोलोगे या हाँ तो अनुचित बोलोगे? सवाल किया, वो आपने जो बोला कि उचित उचित बोला, है। अगर आप तो मैंने पूछा आपसे कि इसकी कसौटी क्या है, आपने कैसे जाना कि ये उचित है? व्यवस्था है ना कसौटी, हाँ तो आपसे वही तो बोल रहा व्यवस्था हूँ, है अगर कसौटी व्यवस्था जिसमें कसौटी सारे लोगों को सुख देने का दावा कर रही है व्यवस्था। अरे भाई, तो इसका मतलब है कि व्यवस्था अगर कसौटी है, समझ रहे हो? और व्यवस्था की कसौटी क्या है? कसौटी तो व्यवस्था ही होगी। अरे भाई, व्यवस्था तो अभी भी है ना। जैसे अगर व्यवस्था कसौटी बनेगी तो तो अभी व्यवस्था खराब तो अभी व्यवस्था भी है। है, अभी नहीं खराब है। तो ये कैसे तय कर नहीं, ये कैसे तय कर रहे हो कि खराब व्यवस्था है? इसकी कसौटी क्या है? इसका तो मतलब व्यवस्था आप ही तो कसौटी बता नहीं है, रहे हो कि कसौटी कुछ और है। जिस व्यवस्था, अरे जिस व्यवस्था में सबको तो मैं जो तो है कसौटी नहीं संपूर्ण बता जो रहा है। सर, अरे मैं तो भाई कसौटी बात तो वहीं घूम, नहीं नहीं, वही अरे वही कैसे व्यवस्था की कसौटी वही होगी ना जो सबको सुख दे। हाँ, तो इसका मतलब है कि वो कर्म उचित होगा जो सबको सुख दे, हाँ तो अगर ना कि मान लो वो झूठ बोल रहा है, हाँ, तो वो तो फिर अनुचित हो गया ना। उसने झूठ बोला और उसको दुख मिल गया, तो ये तो अनुचित कर्म हो गया इस कसौटी के हिसाब से, क्योंकि सुख तो आया नहीं परिणाम में, क्योंकि सुख तो कसौटी था। वही चीज तो मैं भी इसीलिए बोल रहा हूँ। हाँ, नहीं आप कहाँ बोल रहे हो वो चीज? आप तो कह रहे हो कि व्यवस्था के अनुरूप है तो वो अरे उचित आपकी है, और व्यवस्था व्यवस्था ठीक है, तो वो अनुचित है। और आपकी व्यवस्था जो है 100% सुख का दावा कर रही है, और अरे आदमी भाई, अगर उसके अनुरूप काम नहीं कर रहा है तो अनुचित ही होगा ना। अरे अरे फिर वही बात है, ये तो आप बीच में से उठा ले रहे हैं ना। मैं तो व्यवस्था को कसौटी नहीं बता रहा ना, मैं तो बता रहा हूँ कसौटी है आदमी का सुख, और आदमी का सुख की कसौटी है आदमी का स्वभाव। अगर उसको उसके हिसाब अरे से तो आदमी सब का मिलता सुख हो। दुख व्यवस्था पे ही डिपेंड करेगा ना। अरे भैया, तो लेकिन आदमी मूल आदमी हो गया ना, प्रकार तो आदमी पर जाएगा ना, व्यवस्था में क्यों प्रकार जाएगा? अरे वो तो ठीक है आदमी पे जाएगा, लेकिन उसका तो जब सुख दुख ठीक है तो उसी व्यवस्था के पे डिपेंड करेगा। फिर वही बात है भाई, व्यवस्था पे डिपेंड करेगा, लेकिन कर्म का प्रकार व्यवस्था पे क्यों डिपेंड करेगा? क्यों व्यवस्था पे क्यों ये नहीं नहीं बताया करेगा? कर्म का क्यों प्रकार करेगा? आप क्यों नहीं बताइए। करेगा? रंग किस प्रकार के होते अरे हैं भाई ये आप बात जो व्यवस्था कर्म करेंगे डिपेंड व्यवस्था के कर, अनुसार ही करेंगे ना। क्या पता? आदमी जब वो आदमी जो आप अपने कर्म स्वभाव करेंगे के वो तो व्यवस्था के अनुसार ही व्यवस्था के करेंगे। अनुरूप करेगा। नहीं नहीं, आदमी अपने स्वभाव के अनुकूल कर्म करेगा कि व्यवस्था के अनुकूल कर्म करेगा? तो अपने अपने स्वभाव के अनुकूल कर्म करेगा तो व्यवस्था उसको अगर सही नहीं रहेगी तो अपने अनुसार करेगा ही। हाँ, जब तो फिर व्यवस्था वहां उसके से अनुकूल उठाओ हो ना जाएगी सर। तो उसके अनुसार व्यवस्था के अनुसार करेगा। हाँ, तो कसौटी वहां से उठाओ, व्यवस्था क्यों क्यों उठा रहे हो? क्योंकि व्यवस्था तो तो अच्छी और बुरी कसौटी, दोनों तरह की हो सकती है। व्यवस्था को कसौटी कैसे नहीं बनाएंगे नहीं हम? ये कसौटी, व्यवस्था तो कोई लास्ट भी में हो सकती है। कसौटी तो व्यवस्था ही व्यवस्था हुई। तो नहीं, कैसे होगी लास्ट कसौटी? भाई व्यवस्था अरे तो भाई गलत भी हो सकती है। नहीं, आप मुझे बताइए, व्यवस्था गलत और सही दोनों प्रकार की हो सकती है कि नहीं? व्यवस्था तो गलत सही दोनों होगी, क्योंकि व्यवस्था पे ही आदमी का कर्म डिपेंड करेगा। फिर अभी आगे मत भागो ना, जो सवाल पूछा और उसी का जवाब दो। व्यवस्था उचित और अनुचित दोनों प्रकार की हो सकती है कि नहीं? हाँ हो सकती है। हाँ, तो अब आप मुझे बताइए, तो व्यवस्था कैसे कसौटी बन जाएगी किसी भी बात को डिसाइड करने के लिए? जब जो व्यवस्था 100% जो है 100% लोगों को सुख देने का दावा करेगी वही अरे तो कसौटी ये बनेगी कि हाँ व्यवस्था। हाँ हाँ, तो इसका मतलब है कि 100% सुख कसौटी होगी, व्यवस्था नहीं ना। आप खुद ही बोल रहे हो क्यों कि क्यों माने वही व्यवस्था ही तो देगी सुख। अपने आप तो आदमी कोई पा नहीं लेगा, अपने आप पा लेता तो व्यवस्था की जरूरत ही क्या थी। अमरीश जी, थोड़ा समझाओगे इनको, शायद दूसरे भाषा की में भी समस्या हो। अरे भाई जब आदमी अपने आप से सुख पा ही लेता तो व्यवस्था की जरूरत कहाँ बीच में आ गई। नहीं नहीं, तो फिर व्यवस्था से नहीं पाता। व्यवस्था में जो आदमी है जो उसको सुख दे रहा है, फिर वो माध्यम, व्यवस्था कहाँ से माध्यम आदमी होगी? तो व्यवस्था में ही रहेगा, व्यवस्था से बाहर जाएगा नहीं। नहीं, तो व्यवस्था तो आदमी ही करेगा, व्यवस्था तो अपने आप काम हाँ तो करती नहीं कुछ आदमी भी। करेगा, आदमी के लिए करेगा। हाँ, तो फिर आदमी आदमी को कारण लो, व्यवस्था क्यों क्यों कारण ले रहे हो फिर, अगर इस तरह से देखना है तो? अरे जो भाई की व्यवस्था खराब है तो आदमी ऑटोमेटिक कारण बन जाएगा। इनको बताओ भाई, किस तरह से चीजें रखी जाती है। सर जी, वो सवाल जो था, हम ओरिजिनल सवाल पे जाते हैं ना। उन्होंने पूछा मनुष्य के कर्म कितने प्रकार के होते हैं, है ना? हाँ, तो अब ये जो भी आंसर होगा, वो क्या व्यवस्था जैसे जैसे चेंज होती रहेगी हम मनुष्य को की परिभाषा बदलते रहेंगे? मनुष्य तो मनुष्य ही रहेगा भाई, उसकी परिभाषा थोड़े चेंज करोगे आप। तो बोल रहे हैं कि भाई अभी व्यवस्था को साइड कर दो।
साइड क्यों करेंगे, व्यवस्था तो हमेशा रहेगी। तो मनुष्य की परिभाषा तो नहीं बदलोगे ना? क्यों तो मनुष्य जिस की व्यवस्था परिभाषा में नहीं बदलेगी? हाँ ठीक है, तो जब व्यवस्था, हाँ, मनुष्य की परिभाषा नहीं बदली और हम मनुष्य के कर्मों के प्रकार पूछ रहे हैं जो व्यवस्था डिपेंडेंट अरे नहीं नाम है। बदल जाने से कर्म थोड़े बदलता है। मान लो थोड़ी देर के लिए मनुष्य का नाम बदल दो तो कर्म थोड़े बदलेगा। नहीं तो मनुष्य का मनुष्य है वो नाम, मनुष्य का ही काम करेगा। मनुष्य की बात कर रहे हैं ना, तो मनुष्य के कर्म को हम डायरेक्टली, जैसे मनुष्य माने क्या, वो तो नहीं बदलेगा ना, कैसी भी व्यवस्था हो। मनुष्य क्यों नहीं बदलेगा व्यवस्था के अनुरूप? नहीं, मनुष्य माने क्या, मनुष्य माने जो कुछ भी होता हो। वही जो कुछ भी होता हो वो तो नहीं बदलने वाला ना, वो परिभाषा पूछी जा रही है क्यों जो मनुष्य, हाँ। क्यों मनुष्य जो है व्यवस्था के अनुरूप बदलता है। तो हाँ, मतलब तो आप बोल रहे परिभाषा हैं, बताइए। आप फिर अलग अलग व्यवस्थाओं में मनुष्य की परिभाषा बताइए। माने अलग अलग व्यवस्था राजशाही में अलग मनुष्य अलग व्यवस्था मनुष्य क्या, की क्या एक परिभाषा थी? व्यवस्था होती है उचित, एक होती है अनुचित। हाँ, जो उचित में उचित व्यवस्था होती है वो, बताइए, अनुचित और अनुचित में मनुष्य की परिभाषा बताइए। अरे भाई जो जो व्यक्ति जो है व्यवस्था के अनुरूप काम करे उचित है। जो व्यवस्था जो है सभी लोगों को सुविधा प्रदान करे वही व्यवस्था उचित है। अरे सर, मनुष्य की परिभाषा पूछ रहे हैं। मनुष्य क्या है, अरे ये डिपेंड करेगा कि वो उचित परिभाषा में मनुष्य क्या है ये कैसे, व्यवस्था में मनुष्य क्या है ये कैसे बताओगे, वो पूछ रहे हैं। आपकी आवाज आ नहीं रही है। हाँ, जैसे इलेक्ट्रॉन क्या है, इस बात को अच्छी व्यवस्था में कैसे करके बताओगे और बुरी व्यवस्था में कैसे, अलग अलग परिभाषा कैसे दोगे इन दोनों की? इलेक्ट्रॉन जो जैसे है व्हाट इज उसका जो गुण दोष है वो चाहे चाहे अच्छी व्यवस्था हो चाहे खराब व्यवस्था हो वही रहेगी। तो फिर मनुष्य भी तो वही ठीक रहेगा है ना। जो बाबा। मनुष्य, मनुष्य में कैसे हाँ बदलाव होगा? मनुष्य 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 भी वही रहेगा। पहले सुनो मेरी बात। मनुष्य के जो तो मूल परिभाषा तो परिवृत्त उसी को है बोलते वो, हैं। सुनो मेरी बात तो सुनो। वो परिभाषा तो जैसे उसी को मनुष्य बोलते है, हैं। मनुष्य की जो मूल प्रवृत्ति है ना वो है प्रेम और क्रोध, दो ही है। अरे फिर वही बात है। अब ठीक है, प्रेम और क्रोध आप मान रहे हो, वैसे तो वो है नहीं है, लेकिन आप बोल रहे हो, आप थोड़ी देर के लिए आपकी बात सुन लेते हैं। तो प्रेम और क्रोध जो क्यों है, ये उसकी परिभाषा हुई क्या? मतलब जिसमें प्रेम और क्रोध होगा वो मनुष्य होगा, ऐसा? हाँ, प्रेम से हर आदमी रहना चाहता है। प्रेम से जब रहने नहीं पाता है तो क्रोध का रूप धारण कर लेता है। हाँ, तो मतलब अगर कोई कुत्ता बिल्ली भी प्रेम से रहना चाहे तो इसका मतलब वो भी और मनुष्य नहीं है। रहने दोगे तो वो भी क्रोध का रूप धारण कर लेगा। हाँ, तो अब फिर किसी कुत्ता फिर बिल्ली को मारने जाओगे तो क्रोध तो वो कर ही लेगा। तो इसका मतलब तो वो भी मनुष्य हो गया ना। हमने आपसे मनुष्य की परिभाषा पूछी। मनुष्य इसमें तो पशु मनुष्य पक्षी थे। अरे कि मनुष्य की परिभाषा इस कहाँ आई? सजीव जगत में मनुष्य भी पहले एक सामाजिक प्राणी ही है। अरे भैया, हमने मनुष्य की सर्वोच्च परिभाषा प्राणी पूछी बाद है। में होता है। अरे हाँ? फिर वही बात है, हम थोड़ी पूछ रहे हैं कि सर्वोच्च प्राणी है क्या है। मनुष्य की परिभाषा नहीं, बताइए। इस वो तो और ठीक जब आप है। मनुष्य की परिभाषा बताएंगे तो वो दूसरे पशु पक्षियों से सबसे अलग ही होगी ना, जिसमें आप पहचान लो कि हाँ 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 ये मनुष्य है। वो परिभाषा से देखोगे कि ये परिभाषा किस पर फिट बैठ रही है। हाँ हाँ, ये भाई ये मनुष्य है। और ये गाय है, जैसे गाय की परिभाषा है तो ये गाय है, ये भैंस है, ये परिभाषा है। ओ, हाँ, तो कैसे पहचानते हो किसी आदमी को? आदमी को पहचानते हो, बुरी अवस्था में आदमी को पहचानोगे कुछ और अच्छी व्यवस्था में आदमी को बोलोगे कुछ और, ऐसा? नहीं नहीं, आप मानव तो जात की परिभाषा पूछ रहे हैं ना हमसे। तो फिर मनुष्य तो पूछा हमने भाई। मनुष्य मानव हाँ तो मैं जाति बता हुई ना, रहा हूँ, मनुष्य। जी बता रहा हूँ मैं। हाँ, बताइए। जैसे आप अच्छी बोल रहे व्यवस्था हो में मनुष्य की परिभाषा बताइए और बुरी व्यवस्था में मनुष्य की परिभाषा बताइए, और आपके हिसाब से दोनों अलग अलग होनी चाहिए, क्योंकि कैसे व्यवस्था अलग पर अलग हो डिपेंड जाएगी मानव की करता है। परिभाषा भाई? मानव तो की फिर मैं परिभाषा कैसे अलग अलग हो जाएगी? हाँ, तो फिर मैं भी तो वही बोल रहा हूँ कि इसका मतलब ये हुआ कि मनुष्य क्या है ये व्यवस्था पर डिपेंड नहीं करता कि व्यवस्था अच्छी है कि बुरी है। मनुष्य ही होता है। मनुष्य तो मनुष्य ही होगा, लेकिन कर्म तो व्यवस्था के तो अनुसार करेगा। वैसे ही कर्म ही होंगे। हम मनुष्य के कर्मों की बात कर रहे हैं। हाँ, मनुष्य के कर्मों की बात कर रहे हो, लेकिन मनुष्य का कर्म व्यवस्था पे डिपेंड करता है। तो वो व्यवस्था कुछ भी हो, मनुष्य के कर्म इतने प्रकार के क्योंकि होते हैं, तो व्यवस्था मतलब उतने क्यों, प्रकार के ही क्यों, होंगे। क्यों, क्योंकि व्यवस्था मनुष्य के लिए ही है और जीव जंतुओं के लिए नहीं अरे है। भाई, अरे भैया, हम कर्म की परिभाषा कर रहे हैं ना, कर्म का क्लासिफिकेशन वो कर रहे हैं, व्यवस्था का नहीं।
अरे भाई कर्म जो है कोई करोगे तो व्यवस्था के अधीन ही करोगे ना, कोई व्यवस्था बना के ही कर्म करोगे ना। या किसी के सर, अधीन भी करो। सर व्यवस्था दोनों हाथ काट देती है, लेकिन मनुष्य हाँ? जिसको बोल, हाँ व्यवस्था ऐसी व्यवस्था क्या होगी, करती है? हाँ दोनों हाथ काट देती है। व्यवस्था जब हाँ आपके अनुकूल नहीं होगी तो आप उसके अनुकूल कर्म नहीं करेंगे, फिर उस खिलाफ चले जाएंगे। नहीं सुनिए हाँ, तो इसीलिए तो व्यवस्था पर कर्म निर्भर नहीं हुआ ना। अरे भाई क्यों, तो जब व्यवस्था आपके अनुकूल होगी तब तो करोगे, और जब नहीं होगी नहीं करोगे। अरे तो क्यों नहीं हुआ? हाँ, तो इसका मतलब हो गया कि कर्म की परिभाषा व्यवस्था पर नहीं कर रही, क्योंकि वहाँ बदल रही है वो। ऐसी व्यवस्था में ऐसा हो जाएगा, वैसी अरे व्यवस्था में भाई वैसा हो जाएगा, तो बदल गया ना। आप कैसे वही पहचान तो, होगी? पहले तो मैं कर्म तो की वही परिभाषा। बोल रहा हूँ, अच्छा, मैं भी पहले तो आप वही कर्म, बोल रहा हूँ। नहीं आप कहाँ बोल रहे हो वो? आप पहले कर्म की परिभाषा बताओ। पता नहीं आप किस चीज को कर्म मान रहे हो। कर्म जैसे क्या? कर्म मतलब जो कर्म आपको सुख प्रदान करे, जो कर्म आपको दुख प्रदान करेगा वो तो नहीं करोगे। तो कोई वो बताओ, आप इसका कोई उदाहरण बताइए। कोई एक उदाहरण नहीं, लीजिए आत्महत्या कर और उससे लोगे, बताइए। आत्महत्या कर लोगे वो कर्म करोगे, आत्महत्या कर लोगे तो सुख प्रदान करेगा। आप अपना अच्छा, हाथ तो पैर ये काट कर्म। लो, वो कर्म करने जाओ तो वो सुख प्रदान करेगा। हाँ, तो मतलब आप इसको कर्म बोल रहे हो, माने आत्महत्या किसी ने की तो ये कर्म हो गया। तो अब मुझे आप बताइए कि ये कर्म का कौन सा प्रकार है? अनुचित है। हाँ, और ये कहाँ से तय किया आपने? आपने जब देखा व्यवस्था बोल कि रही कुछ है। आपको नहीं मिल। व्यवस्था, सर व्यवस्था बोल रही है अनुचित है इसलिए अनुचित है, या कि व्यवस्था बोल रही है व्यवस्था आपको उचित है इसलिए उचित? आप क्या कर रहे हो? व्यवस्था आपको सुख नहीं दे रही है। अरे सर, ये तय कहाँ से कर व्यवस्था रहे हो? मैं वो पूछ रहा हूँ। ये आत्महत्या तय करना तो उचित कर्म है कि अनुचित कर्म है, ये तय कहाँ से हो रहा है? कौन तय कर रहा है इसको? मतलब आदमी तय करता है या नियम तय करते हैं? व्यवस्था तय करती है, व्यवस्था। हाँ, व्यवस्था माने तो एक नियम सेट ऑफ जिसको बोलते ना, हाँ, है तो, ना? तो इसका मतलब हो गया कि अगर जिस व्यवस्था में आत्महत्या करना अनुचित ना बताया जाए तो ये उचित हो जाएगा कर्म, इसका मतलब। हैं। नहीं नहीं, कैसे उचित हो जाएगा? आत्महत्या करना तो उचित अरे फिर कर्म है। भाई गलत व्यवस्था, व्यवस्था, अरे भाई तो गलत व्यवस्था में तो लिखा हो सकता है ना कि आत्महत्या करना उचित कर्म है। कहाँ लिखा है? अरे अरे तो फिर उसको गलत व्यवस्था क्यों बोल रहे हैं? कुछ गलत है तो कोई चीज गलत हो अरे रखी भाई होगी जो ना। चीज गलत है वो तो गलत बोलना ही पड़ेगा, चाहे लिखा हो चाहे न लिखा हो। वेद पुराण में तो बहुत कुछ लिखा है, तो मैं सब सत्य मान लूं क्या? वेद तो इसका पुराण मतलब ये हो जागरण गया। 22 जो अरे सर, वेद पुराण की बात नहीं कर रहे ना। इसका मतलब ये हो गया कि व्यवस्था की नहीं मान सकते ना हम। अगर व्यवस्था बोलेगी कि अच्छा है कि बुरा है, तो हम व्यवस्था से नहीं मान सकते कि अच्छा है कि बुरा है। ये कसौटी नहीं है किसी भी अच्छे और बुरे तो कर्म फिर की। कोई व्यवस्था कसौटी नहीं आप है। जब तो जो व्यवस्था लेके आओगे तो उसकी क्या कसौटी हो जाएगी? सारे लोग अच्छे काम हाँ करेंगे, तो वो भी तो सवाल उठेगा। हाँ, तो वो पूछो ना, वो वाला सवाल पूछो। वो वाला सवाल पूछो। उससे इस सवाल का कोई मतलब थोड़ी है कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं। वो पूछिए, वो हम बताएंगे कि क्या होगा, कैसे करके होगा। चलो ठीक अगर है, आप आप डिबेट व्यवस्था को को, आगे बढ़ाइए। नहीं नहीं, हेलो। इस बात को फाइनल नहीं करोगे तो आपको फिर कुछ समझ नहीं आएगा ना, आप अटके पड़े रहोगे। नहीं नहीं, हमारे समझ अगर में आ रहा है वो। हाँ, अगर आप व्यवस्था को आधार बनाओगे उचित और अनुचित का, तो इसका मतलब है कि व्यवस्था सर्वोपरि होगी। व्यवस्था हाँ, तो में व्यवस्था ही सर्वोपरि चीज होगी। होगी। अगर व्यवस्था आपने में कई लिखा है कि ये स्टेटमेंट में उचित कहा है है, तो नहीं होती ना। नहीं, आपने मैंने तो नहीं कई कहा। स्टेटमेंट में ये आप कहा है। आप मेरा एक भी जी स्टेटमेंट नहीं, बताओ कि आप व्यवस्था सर्वोपरि होती है, सबके ऊपर होती है, आप ये बता दीजिए। आपने उस दिन बोला था कि आदमी में गलती है व्यवस्था में, इसी हाँ पे एक दिन डिबेट कर रहे थे। हाँ, तो मैंने बताया कि व्यवस्था अच्छी और बुरी होती है, आदमी अच्छा बुरा नहीं होता, ये भी तो बताया हाँ, ना तो मैंने। वही वही तो वही जब आदमी वही अच्छा चीज तो बुरा मैं नहीं भी बोल होता, रहा हूँ। तो व्यवस्था अरे पे तो ही फिर डिपेंड सीधे से करेंगे ना बताइए, वो। आप कहाँ बोल रहे हो? आप अरे भाई, वो नहीं डिपेंड करेंगे। जब आदमी अच्छा और बुरा नहीं होता तो इसका मतलब है कि उसके जो कर्म है वो अच्छे और बुरे नहीं होते, क्योंकि कर्म तो आदमी करता है ना। हाँ, ये ये कंफ्यूजन हो जाएगा ना कि तो एक फिर तरफ बोल रहे हो अनुचित कर्म, दूसरी तरफ बोलते हो सारे आदमी ठीक हैं, तो ये कंफ्यूजन हो जाएगा ना। भाई ये तारतम्यता नहीं रहेगी ना, उसमें संगति नहीं नहीं तो रहेगी आपके स्टेटमेंट में। एक आपके तरफ आप स्टेटमेंट में दो व्यवस्था दफा बता आ रहे हो, जाएगा। व्यवस्था में गलती है, दूसरी तरफ इंसान है। नहीं तो हम नहीं बोल रहे हाँ, ना तो हम इंसान बता में रहे हैं ना। गलती है। तो मैं भी तो हम बोल तो रहा हूँ बोल नहीं रहे कि व्यवस्था में इंसान। गलती है। अनुचित कर्म करने के हाँ लिए तो फिर व्यवस्था जिम्मेदार है। हाँ, तो लेकिन इस आधार से कर्म कितने प्रकार के होते हैं, तो व्यवस्था को कैसे आधार बना ले? वो अरे तो भाई, व्यवस्था ही आधार बनेगी ना कर्म का। कैसे बनेगी व्यवस्था आधार कर्म का? अरे बिना व्यवस्था के कर्म कर लोगे?
आप ऐसा बोलोगे क्या कि सर जो प्रश्न वो पूछ रहे थे ना वो मनुष्य के बारे में पूछ रहे थे, तो वो जब पूछेंगे मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं, क्या हम ये बोलेंगे कि एक अमीर होता है, एक गरीब होता है, एक गुलाम होता है, एक चाबुक मारने होता है, वर्तमान में है। हाँ, लेकिन ऐसे वो नहीं प्रश्न होती जो ना, पूछा नहीं होती ना, ऐसे करके असल परिभाषा में नहीं होती है। परिभाषा का मतलब होता है तात्विक रूप से क्या पहले है। आपको वर्तमान दिखाना पड़ेगा, फिर आपको अपनी बात रखनी पड़ेगी। अपनी बात तो रखेंगे। चलो ठीक है, हम अगर आपसे बाद में हेलो हाँ आपसे बाद में बात कर लेंगे, आप चर्चा को आगे रखिए। ओके, पर कीजिएगा जरूर। अगर आपको ये चीज क्लियर नहीं हुई तो आप इस चीज में बुरी तरह फंसे रहेंगे, और इसमें आप नहीं, सदियों से लोग फंसे हुए हैं। जी।